जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं होता, इस तरह के मेटल्स भी आपके पास एक रेंज ऑफ मेटल्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स तो इस ब्लॉक में छूट गए और लीस्ट और डल वाले डी ब्लॉक में आ जाएंगे, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम है, जो कि बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत मिनिमल रिएक्शन करते हैं। बट स्टिल पी ब्लॉक में ठीक ठाक वैरायटी है, ठीक ठाक रिचनेस है। आइए थोड़ी दोस्ती बढ़ाते हैं पी ब्लॉक से, थोड़ी और बातें करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से। अगर हम ग्रुप 13 से 18 देखें पी ब्लॉक का या पीरियोडिक टेबल का, दैट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसमें बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 से लेकर ns2np6 तक आती है। पी सब शेल में अगर जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो वैलेंस शेल पी ब्लॉक का होता है? जी हाँ, वैलेंस शेल पी ब्लॉक का होता है। बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होती हैं, कौन सा एटम कितना चार्ज अपने सिर पर रख सकता है। ये भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट कितनी होती है? हाईएस्ट होती है ग्रुप नंबर -10। अच्छा, मतलब जैसे एग्जांपल दीजिए। अरे बहुत सारे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली एल्यूमिनियम मान लीजिए, तो ग्रुप कैसा है? 13। तो 13 - 10 +3। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस अलग से दिखाते हैं? जी हाँ, अलग से डिस्प्ले करते हैं। तो एल्यूमिनियम हाईएस्ट हो सकता है +3 में। कोई कह रहा है +5 में है, ना ना, बात मत मानिएगा, झूठ बोल रहा है वो। क्यों? +3 के ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता, ये तो हाईएस्ट है। किसी ने कहा क्लोरीन को देखो, देख लेते हैं। क्लोरीन का खानदान है 17, +7 होती है क्या क्लोरीन? हाँ, हो जाती है कभी कभी, कभी कभी। कहां पे? जैसे ClO4- में। हाँ, बात तो सही बोली आपने। इसी बात पे अगर मान लो हमने कहीं से सल्फर ले लिया, तो 16 - 10 +6 जैसे सल्फेट, और सिलिकॉन ले लिया तो 14 - 10 +4 जैसे सिलिकेट। ओ माय गॉड, ये तो बढ़िया है, बिल्कुल शानदार है ये। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक कितना है? वो है ग्रुप नंबर -10। हमेशा, लगभग हमेशा आपको ये तमाशा देखने को मिल ही जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक खानदान को बारी बारी से। सबसे पहले 13 और 14 को देखिए। 13 और 14 बोरॉन और कार्बन फैमिलीज। आसान याद रखना, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही सम्मानित नेता, बहुत ही सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी। उनकी स्मृति को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के सम्मान में आइए हम देखते हैं ये निमोनिक जो हमने बना रखा है, कौन सा? ग्रुप 13 का। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के ग्रुप 13 के। 14 तो बहुत ही मजेदार है। क्यों? 14 में खूबसूरती देखिए, बहुत ही दिव्य है 14। एक तो कार्बन है इसमें, और कार्बन तो वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा उसी के दारोमदार पर टिकी हुई है। पूरा शिव परिवार है ये। क्या 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 कैसे? निमोनिक है, याद करने का एक बहुत सुंदर तरीका है, आप देखिए। कार्तिक, श्री गणेश, शंकर, पार्वती। क्या क्या? कार्तिक, श्री गणेश, शंकर, पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, तो भोलेनाथ आ गए, मां पार्वती भी आ गई, और कार्तिक और गणेश जी भी आ गए। बिल्कुल पूरा शिव परिवार सेट हो गया। कार्तिक, श्री गणेश, शंकर, पार्वती। और आप भी देखिए यहाँ पे यहां पर कार्बन फैमिली भी सेट हो गई। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इस तरह से। डन 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 डन। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? वेल, ग्रुप 13 में +3, ग्रुप 14 में +4। और लोएस्ट, लोएस्ट तो कुछ भी हो सकती थी, भगवान ही मालिक हैं। लेकिन दूसरे, अगर जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम तो नहीं, लेकिन इंडियम और थैलियम +3 के अलावा +1 में भी रह जाते। अच्छा, और टिन और लेड +4 के अलावा +2 में भी रह जाते हैं। और कार्बन तो इतना खोटा है, वो किसी में भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कार्बन तो +4 से लेकर पूरी रेंज है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, तो -4 तक हर ऑक्सीडेशन स्टेट में रह लेता है। माइनस में भी रह सकता है, नॉन मेटल्स नेगेटिव में जा सकते हैं, मेटल्स नहीं जाते नेगेटिव में। मेटलॉइड्स चले जाते हैं रो पीट की। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन +4 के अलावा -4 पे जाता है।
अच्छा, जर्मेनियम भी +4 के अलावा -4 में, +2 बहुत ही रेयर है इनके लिए, न के बराबर आप माने। ये पॉपुलर स्टेट्स हैं और ये आपको याद होनी चाहिए। हैं? हाँ, क्योंकि इसी के आधार पर आप कंपाउंड्स लिखेंगे। अगर यही नहीं पता होगा तो कंपाउंड्स कैसे लिखेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। दोस्ती की पहली शर्त है, ये याद होना चाहिए आपको, राइट? चलिए 15 और 16 को देखते हैं। वाह, ये क्या है? आइए दर्शन करते हैं इनके। भव्य है ये। नानी पापा आशु सब बीमार। यार ये कोरोना टाइम में तो बहुत ही खतरनाक है, हमने तो बहुत पहले बना रखा था, लेकिन नानी पापा आशु सब बीमार। निमोनिक है, याद रखने का प्यारा सा। किसको? नाइट्रोजन फैमिली को, ग्रुप 15 को। अच्छा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, उसके अलावा +3 और कभी कभी -3 भी देखने में आ जाती है। ऐसा है, जी हाँ। नाइट्रोजन तो +5 से लेकर -3 तक किसी भी स्टेट में चली जाती है। नाइट्रोजन का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आती है, कुछ भी बना लेती है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस +5 +3 +1, फॉस्फोरस +1 में भी जाता है, और -3। आर्सेनिक +5 +3 -3। एंटीमनी +5 +3 -3। इवन बिस्मथ भी बेशरम -3 तक चला जाता है, +5 +3 -3। ये कॉमन स्टेट्स हैं। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का खानदान हाईएस्ट हो सकता है +6 में। ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन 0, इनफैक्ट 0 में तो कोई भी रह जाता है, उसको तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट +2 तक जाती है ऑक्सीजन, +2 +1 में रह जाती है। बहुत ही एक एक कंपाउंड, O2F2 OF2 इस तरीके से। बाद में तो खैर -2 तक, बीच में थोड़ी बहुत और भी स्टेट्स हैं, -12 -1/3। तो ये कैसे हो गई? सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, -1 पर, ये सब हैं, मना नहीं कर रहे, और ऑक्सीजन मोस्टली -2 में ही रहना पसंद करती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड भी है ऑक्सीजन का। पता नहीं क्या क्या बोल गए आप, बोलते रहे, समझ में नहीं आ रहा हमारे। दोबारा बोल देता हूँ, एक बार कंसाइसली बोलता हूँ, एकदम मुद्दे की कट टू कट बात बोलता हूँ। पहली बात ये, ऑक्सीजन +6 में नहीं जाती। अरे आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे पूरा खानदान जाता है, एक्सेप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्टली -2 में रहती है, कभी कभी -1 में चली जाती है, कभी कभी 0 में रह लेती है। ये पॉपुलर स्टेट्स हैं उसकी। मैक्सिमम +2 तक जा सकती है, ये बहुत ही रेयर है। और बाकी -12 -1 1/3 एटसेट्रा, ये भी रेयर है, कम ही देखने में आती हैं। एक आध जगह आ जाती हैं तो आ जाए, भाड़ में जाए, डोंट केयर। ठीक है। सल्फर से मामला नीट हो जाता है। कैसे? हाईएस्ट +6, ये भी +6, ये भी +6, ये भी +6, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब +6 में रहते हैं, +4 में भी जी लेते हैं। ऐसा है, जी हाँ। और -2 -2 -2 ऐसे रहते हैं। पोलोनियम मेटल है तो माइनस में नहीं आता, वो 0 में रुक जाता है। दैट्स इट। ये +2 में सल्फर उठ पड़ेंगे। जैसे फास्फोरस ने 3 स्टेट्स दिखाई हैं, तो सल्फर भी +2 और बना लेता है। सेलेनियम या टेल्यूरियम आपको +2 में नहीं दिखेंगे। क्यों? मैंने कहा था, ये दोस्ती की पहली शर्त है। आपको अगर इन एलिमेंट से दोस्ती करनी है तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना होगा, ईश्वर ने इन्हें कैसा बनाया है। अब बाकी तो ईश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया, लेकिन हाँ, हम ये बता सकते हैं कि ये इस तरह से रहना पसंद करते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान ही होना चाहिए, इसका और कोई चारा नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, जी हाँ, ऐसी बात है। लास्ट के दो खानदान 17 और 18, कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन तो बहुत ही फेवरेट है, पुरानी। अगेन हाईएस्ट +7 हो सकती है, उसके अलावा +5 +3 +1 और -1 लाइन से सर, ये सारे के सारे, ये सारी स्टेट्स दिखाते हैं, सिवाय फ्लोरीन के, जो -1 के अलावा सिर्फ 0 में रहती है और किसी दूसरी या तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आती। ये एक्सेप्शन है। बाकी क्लोरीन से लेकर एस्टाटीन तक ये सारी स्टेट्स दिखाते हैं। नोबल गैसें तो बहुत ही स्वीट है। क्यों? नोबल गैसों सबका मालिक एक, सबका पॉपुलर ऑक्सीडेशन नंबर है इनका 0। नोबल है, कुछ करना ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं बनाने। लेकिन अगर ज़ेनॉन जुट गई तो वो +8 तक चली जाती है। क्या बात कर रहे हो? +8 +6 +4, जी हाँ।
और प्लस टू भी हो जाती है, कोई दिक्कत। ऑल्टरनेट स्टेट्स, यस। बाकी सब, अब जैसे हीलियम अगर अल्फा पार्टिकल्स के रूप में है तो प्लस टू में दिख जाएगी। नियॉन का कोई कंपाउंड ढंग से अभी तक देखने में तो नहीं आया। आर्गन, क्रिप्टॉन मोस्टली प्लस टू में ही पाए गए हैं, प्लस फोर बनाने की हिम्मत आज तक पड़ी नहीं किसी की। तो हो सकता है भविष्य में हो जाए, वी डोंट नो। रेडॉन बहुत रेडियो एक्टिव है, जल्दी डीके कर जाती है, पीपल डोंट केयर मच अबाउट इट, है ना। आपके काम जेनॉन आएगी। जेनॉन 8, 6, 4, 2, 0 इन सारी स्टेट्स में रहना पसंद करती है और इनके अलावा किसी स्टेट में रहना पसंद नहीं करती। ठीक है, जान गए। अभी अभी जो मैंने आपको बताया है सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स लर्न करना। अगर आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में रहना पसंद करता है, किस स्टेट में कंपाउंड्स बनाता है, तो आपकी एक बहुत बहुत बड़ी समस्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्व हो जाएगी। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीज ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है ना, चलो। अब बात आती है इंट्रोडक्शन। The first member of each group from 13 to 17 of P block elements differs in many aspects from other members. क्यों? टिपिकल एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो टिपिकल है, तो टिपिकल रहेंगे। कारण है छोटा साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स का न होना। ये सब हम पहले देख चुके हैं एस ब्लॉक में, बट वही चीज है। ठीक है, एक और बहुत खास बात है, सेकेंड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के, वो सब डबल या ट्रिपल बॉन्ड खुशी खुशी बना देते हैं। और नीचे वाले क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है, इतने आराम से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाते। तो सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, एन एन ट्रिपल बॉन्ड, एन ओ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सी एन सी डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड हो, ये प्यार से बन जाते हैं। लेकिन आपने कहा बताओ साई ट्रिपल बॉन्ड साई है, नहीं, या पी डबल बॉन्ड पी, ना ना ना, गंदे बॉन्ड से ऐसे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? भगवान की लीला है ना। दे हैव छोटू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव अ ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, इसलिए वो थोड़े अलग हैं और उनसे इस कारण से। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। तो भाई लोग ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी? पी ब्लॉक की। अब आइए एक एक करके खानदान के हिसाब से बात करते हैं। और पहला खानदान जो पेशा खिदमत है जो आपके सामने आ रहा है, तो बोरॉन फैमिली। बोरॉन कैसा है? अच्छा है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, जैसा कि लोकमान्य तिलक के सम्मान में हमने उनकी स्मृति को नमस्कार करते हुए कहा भी था, आपके सामने बहुत इजी है इसको याद रखना। एक एक करके पांचों एलिमेंट्स को देख लें। हाँ जी, बोरॉन धरती पर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन लीला देखिए ईश्वर की, बहुत पहले से इंसानों को बोरॉन के बारे में पता था, क्योंकि भले ही वो 9 ppm है, रेयर है, कम पाया जाता है, पर जहां भी मिलता है वो बड़े डिपॉजिट्स के रूप में मिलता है, इकट्ठा मिलता है, पूरी धरती पर इवनली फैला हुआ नहीं है। अच्छा, लोगों को पहले भी पता था कि यहाँ बोरॉन होता है और उसका यूज भी करते थे। अच्छा, जैसे बोरैक्स को देखिए, हिंदी में से कहते हैं सुहागा। अच्छा, सोने में सुहागा, अगर आपने वो कहावत कभी सुनी हो, गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में पुराने एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट और जो मेटलर्जिस्ट थे, वो उसे तब से काम में लेते आए हैं और आज तक गोल्ड स्मिथ्स इसको, गोल्ड को प्यूरिफाई करने में काम में लाते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.10H2O, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, और ये Na2B4O5OH4.8H2O, जो ज्यादा एक्यूरेट तरीका है इसको लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, बोरैक्स। बोरैक्स के अलावा कोलमनाइट बड़ा पॉपुलर है। कोलमनाइट क्या है? कठोर चट्टानों के रूप में मिलता है, Ca2B6O11.55। ठीक है, जैसा है। करनाइट, बोरिक एसिड इसके अलावा मिलते हैं। बोरिक एसिड तो बहुत सिंपल है, H3BO3। करनाइट जहां मिले, अगर मिल जाए तो ले आइए, उसका भी है तो वैसे अजीबोगरीब फॉर्मूला उसी टाइप का है। अगर आप देखें Na2B4O5OH4, B4O5OH4, ठीक वैसे यहाँ 8 पानी है, यहाँ 2H2O है। इतना सा अंतर है बोरैक्स और करनाइट। चल भैया, aluminium happens to be the most abundant metal and the third most abundant element in Earth's crust. क्या बात कर रहे हो जी? सही बोल रहा हूं। 83,000 ppm, 1 2 3 4 5, अगर आप देखेंगे तो लगभग 8.3%
ऑफ अर्थ जो है वो एल्यूमिनियम हो जाएगा, लाइक विच इज ह्यूज, नो डाउट अबाउट दैट। किस रूप में मिलता है? सबसे पॉपुलर और एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। बॉक्साइट भी दो तरह का होता है, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट। यहाँ जो देर अच्छा, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है? वो है Al2O3.XH2O, where X ranges from 1 to 3। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कहां पर आपको बॉक्साइट मिले। पूरी धरती में बहुत मिलता है बॉक्साइट। कुछ कुछ एल्यूमिनोसिलिकेट रॉक्स भी होती हैं, फेल्डस्पार्स होते हैं, माइका होती है। जैसे एक ग्रीनलैंड में और पहले मिला करता था क्रायोलाइट करके, Na3AlF6, वो फ्लोरीन का भी और है। हाँ जी, ये थोड़े मोटे सोर्सेस हैं, सबसे मुख्य तो लेकिन फिर भी बॉक्साइट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बोरॉन की प्रिपरेशन। बोरॉन कैसे बनाते हैं? द मोस्ट ब्यूटीफुल बोरॉन। बोरॉन दो चीजों से बनता है। किससे? एक B2O3 से और एक BX3 से। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। कैसे? आइए देखते हैं। B2O3 अगर आपके पास है, आपको बोरॉन बनाना है, क्या करेंगे? रिडक्शन कराइए। कैसे कराएंगे रिडक्शन? दो तरीके हैं, बहुत ही मशहूर दो तरीके हैं। कौन से? आप किसी शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करिए बोरॉन को, तो B2O3 को, तो B2O3 प्लस कार्बन खूब मस्त हीट कीजिए। कार्बन बोरॉन छोड़ देगा और CO निकल जाए। अच्छा, ये बढ़िया तरीका है। सस्ता पड़ता है कोयला, तो बड़ा अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। पर इसमें डिफेक्ट है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हो ही जाता है, तो वो एक बहुत ही कठोर कंपाउंड बना देता है, B4C। एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड है ये। और तब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, बस इतना ही बनता है। तो बोरॉन जो भी आप बनाएंगे उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी के रूप में B4C रह ही जाएगा, तो एक लिमिट से ज्यादा प्योर नहीं बना सकते आप। पर हाँ, एक तरीका है, B2O3 को कोयलों के साथ गर्म करो। नहीं नहीं, हमको तो ज्यादा प्योर चाहिए, तो मैग्नीशियम के साथ गर्म कर लो, Mg+B2O3। मैग्नीशियम बहुत ही शक्तिशाली और बहुत प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट है। कई चीजों के ऑक्साइड से वो एलिमेंट लिबरेट कराने में मैग्नीशियम काम आता है। तो बोरॉन बाहर आ जाएगा और Mg बना लेगा MgO। ओ वाह, ये तो आसान है। जी हाँ, ये बहुत आसान है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो अब देखिए, B2O3 को अगर मैग्नीशियम के साथ गर्म करेंगे तो वो MgO बनाएगा। सोडियम यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर यूजुअली मैग्नीशियम सस्ता भी पड़ता है, एफिशिएंट भी ज्यादा होता है, तो लोग मैग्नीशियम को ही पसंद करते हैं। अब सवाल उठता है, B2O3 लाएंगे कहां से? तो B2O3 मोस्टली प्योर B2O3 आता है बोरिक एसिड को गर्म करके। बोरिक एसिड को गर्म करके, जी हाँ। वो क्या होता है? बोरिक एसिड होता है H3BO3। उसको एकदम गर्म करके तपा के लाल कर लीजिए, उससे पानी उड़ जाएगा और बचेगा B2O3। ये रिएक्शन। अच्छा, तो ये देखो यहाँ लिखा भी है कि इससे बना रहे हैं, बिल्कुल लिखा है। और वो क्या है कि ऑर्डर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सबसे आसान पड़ेगा। आप ऐसे देखें, बोरॉन निकलता है B2O3 के साथ, कैसे उसको रिड्यूस करिए? कैसे? सस्ता तरीका कोयलों के साथ गर्म करिए, और महंगा तरीका लेकिन शुद्ध तरीका मैग्नीशियम के साथ गर्म करिए, आपको बोरॉन मिल जाएगा। अगर ये ना, अच्छा, फिर उसमें B2O3 कहां से लाएंगे? सवाल उठा, तो आपने कहा बोरिक एसिड को गर्म करो, B2O3 बन जाएगा। बोरिक एसिड कहां से लाएंगे? बोरिक एसिड को बनाने के कई टोटके हैं। आप चाहें तो उसे बोरैक्स से भी बना सकते हैं। बोरैक्स से बना सकते हैं, हाँ, बोरैक्स से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, Na2B47 डॉट 10H2, तो घर की चीजें जो भी है, आपने खूब सारा एसिड डाला, पानी चनी डाला, क्या हुआ? बोरिक एसिड बन गया। नमक निकलेगा, अलग से रख दीजिए, खा जाइए, फेंक दीजिए, आपकी श्रद्धा है। ऐसे बनाते हैं लोग बोरिक एसिड, बाय acidification of borax। acidification of borax gives boric acid। boric acid on heating gives B2O3। B2O3 on reduction with carbon, और यहां तो सोडियम लिखा है, सोडियम अच्छा नहीं लगता। कार्बन या मैग्नीशियम गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद बोरॉन। अच्छी बात है। हमें तो बहुत ही प्योर वाला चाहिए, और भी तरीके हैं। कैसे? एक है, आप बोरॉन का हैलाइड लीजिए। अच्छा, प्लीज नोट, हैलाइड में फ्लोराइड नहीं चलेगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड लीजिए। हाइड्रोजन से रिडक्शन कराइए। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। कैसा रिएक्शन है? BX3 वॉलेटाइल होता है, गर्म करिए, हवा में उड़ जाएगा, हाइड्रोजन है हवाओं में, और बिल्कुल रेड हॉट टंगस्टन या टेंटालम का वायर लीजिए। अच्छा, तो उसकी सरफेस पर आप पाएंगे रिएक्शन बड़ा प्यारा होगा, और उसमें आपको काफी शुद्ध बोरॉन मिल जाएगा, और जो हैलोजन फ्री होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HX बना लेगा। ये एक तरीका है। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ,
बोरॉन, इम्प्योर बोरॉन लीजिए, जिससे पहले बनाया था ना मैग्नीशियम या कोयलों के साथ गर्म करके, जो भी था उसमें आयोडीन मिलाइए और गर्म कर दीजिए, तो वो रिएक्ट करके बनाएगा Bi3। और गर्म करिए और इसे गैस बना के उड़ाइए, जैसे क्या होता है, एक डब्बा है, नीचे अशुद्ध बोरॉन रख देते हैं और थोड़ी सी आयोडीन डाल, आपस में रिएक्ट किया, गर्म किया आपने, Bi3 बना और बन के उड़ा। जब उड़ा तो यहाँ एक बड़ा गरम गरम फिलामेंट लगा देते हैं। अच्छा, जैसे ही इस गरम गरम फिलामेंट के संपर्क में आता है, खूब भयंकर हीट होती है और ये टूट जाता है बोरॉन प्लस आयोडीन में। अच्छा, आयोडीन सब्लाइम करती है, उड़ती है, फिर थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है तो धड़ाम से जंप नीचे गिर जाती है। नीचे क्या है, नीचे तो फिर से बोरॉन पड़ा है, उससे आयोडीन फिर से रिएक्ट करती है, फिर Bi3 बनाती है, उड़ी बाबा करती है, ऊपर जाती है, फिर फिलामेंट पे टूटती है, बोरॉन जम जाता है, आयोडीन निकल जाती है, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। कथा जाए पुनि पुनि दोहराई, बार बार रिपीट होता रहता है और बोरॉन, इम्प्योर बोरॉन में से प्योर निकाल निकाल के ऊपर जमता रहता है। कहां पर, फिलामेंट के ऊपर। अल्ट्रा प्योर बोरॉन अगर आपको चाहिए, एकदम 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 हाई प्योरिटी वाला बोरॉन चाहिए, आपको इस मेथड से मिल जाता है। अरे तो फिलामेंट पे चिपक गए तो लोग ड्रिल करके फिलामेंट को निकाल के फेंक देते हैं, बोरॉन आपके पास आ जाता है। दिस इज हाउ दे मेक अल्ट्रा प्योर बोरॉन। अच्छा, मजा आया जानकर? बिल्कुल। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखिए, बोरॉन एल्यूमिनियम तो प्यारे हैं ही, गैलियम और इंडियम में आप देखिए डी भी आ गया है और थैलियम में तो 4f14 भी है। अच्छी बात है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP1। ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, रेडियस बढ़ती है घटती है, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है। हाँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बढ़ रही है। एक प्रॉब्लम है, गैलियम इतना धोखेबाज है, वो पहले आ जाता है, यहां होना चाहिए था, यहां आ जाता है। ये एक एक्सेप्शन है कोवलेंट रेडियस में। क्यों, गैलियम के जस्ट पहले पहली बार डी ब्लॉक आके चुका है, सदमा ज्यादा लगता है। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और गैलियम का 31 न्यूक्लियस में प्रोटॉन डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, सिकुड़ थोड़ा सा ही सही और छोटा हो जाता है गैलियम, यह है उसकी माया। ठीक है। और आप देखिए एग्जैक्टली यही एक्सेप्शन ऐसा है जो यहाँ पे कन्वे भी किया हुआ है। गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से थोड़ी सी सही पर कम हो जाती है, कारण क्या है, डी सबशेल आया है पहली बार, एटॉमिक नंबर आप देखें, एल्यूमिनियम से गैलियम 13 से 31 हो गया है, न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन बढ़ गए हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े हैं और उसमें से 10 डी सबशेल में हैं और डी सबशेल वाले उतने अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते। जब न्यूक्लियर चार्ज की शील्डिंग अच्छी नहीं होती तो न्यूक्लियस खूब अट्रैक्ट करता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जब अट्रैक्ट करता है साइज छोटा हो जाता है, यही माया है। ठीक है। एक बार जरा देखिए एटॉमिक रेडियस के ग्राफ को देखिए, मजेदार है। आपकी देखिए ये बढ़ा, हल्का सा डिप आया और फिर उसके बाद बढ़ते चले गए, ऐसे इस तरह से। तो आप ये देखें जो डिप आ रहा है वो गैलियम में आ रहा है। ठीक है, आए प्रभु की इच्छा पूरी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बड़ा बढ़िया ट्रेंड है। क्यों, ये गालिब का शेर है ना, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई, तो वैसे ही एक्सेप्शन मुझ पे आए इतने कि नया ट्रेंड बन गया। मतलब ये क्या बदतमीजी है, मतलब ये नॉर्मली तो क्या होता था, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती थी, यही होता था ना। यहां क्या होता है, डाउन द ग्रुप एक झटका लगता है, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने लगती है। मतलब बोरॉन खूब ज्यादा है, एल्यूमिनियम तारे जमीन पर, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम पूरी बेशर्मी से बढ़ती है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बहुत टाइम बाद से आप देखिए, आपका भीषण मनोरंजन होगा इससे। इतने एक्सेप्शन है, पूरा ट्रेंड बन जाता है और एल्यूमिनियम से थैलियम तक बढ़ रही है। खाली बोरॉन से एक भयानक डिप आया है, सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव बोरॉन, लीस्ट है एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा गैलियम, उससे ज्यादा इंडियम, उससे ज्यादा थैलियम, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बोरॉन है, नो डाउट। देयर वी आर। आयनाइजेशन एनर्जी, इससे भद्दा दूसरा कोई ट्रेंड नहीं है। क्यों, एक अजीबोगरीब सा ग्राफ है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आसान है याद रह जाए तो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम थैलियम, डब्ल्यू शेप ग्राफ, वो भी हल्का सा ढलकता हुआ डब्ल्यू। मतलब क्या है आपका, ऐसे ध्यान कर देखो, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो लोएस्ट इंडियम है, जी हाँ, इंडियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद थैलियम है, ओ माय गॉड, उसके बाद सबसे तगड़ा है बोरॉन। ये ऑर्डर है, टिक टिक ऐसे डब्ल्यू शेप ग्राफ, वो भी नीचे की ओर ढलकता हुआ डब्ल्यू। करेक्ट, गॉट इट। ये सब क्या, ये ट्रेंड्स फैक्ट्स हैं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सब एक्सप्लेन हो जाएंगे, वही लिपापोती करके कि डी ब्लॉक में चले गए, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग पूर हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट नॉनसेंस इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। पर उस सारी नॉनसेंस से ये ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मन में कोई भ्रम मत पालना कि कॉन्सेप्ट आएंगे तो ट्रेंड आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठेंगा। ट्रेंड याद होगा तो एक्सप्लेन सब हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन रटे होंगे और ट्रेंड भूल गए तो वो गलत सलत आ जाएगा फिर। इसलिए आपको ये ट्रेंड याद ही रखने पड़ेंगे। अच्छा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का क्या सीन है? E1 से 2 बढ़ेगी, 2 से 3 बढ़ेगी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज तो किसी भी एलिमेंट की बढ़ती ही चली जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ फर्स्ट आईई कंपेयर करेंगे तो भी आप देखिए भाई, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम उतना वैभवशाली नहीं है ग्राफ दिखने में, पर वही था जैसा हमने बना के दिखाया था। सो मच सो फॉर पीरियोडिक ट्रेंड्स। और कुछ? हाँ जी। बोरॉन कैसा है? बोरॉन एक नॉन मेटल है, ठीक है। यही नहीं, वो बहुत कठोर होता है, काले रंग का सॉलिड होता है और कई एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट भी करता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ही ज्यादा है, अनयूजुअली ज्यादा है। क्यों? बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, उसके चलते आप देखिए 2200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर है बोरॉन। एल्यूमिनियम नीचे, गैलियम तो बहुत नीचे, फिर इंडियम और थैलियम थोड़ा सा पड़ता है, ऐसे टैंग और टैंग, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। विचित्र है, ऐसा ग्राफ है किसका? मेल्टिंग पॉइंट्स का। फाइन। बोरॉन के अलावा बाकी मेटल्स का क्या होगा? बाकी दूसरे मेटल्स इतने कठोर नहीं होते, वो अपेक्षाकृत सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बड़ी प्यारी होती है। इनफैक्ट कॉपर की बजाय कहीं कहीं एल्यूमिनियम के भी तार डाले जाते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। डेंसिटी वेंसिटी का कंसेप्ट है क्या? हाँ, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलोगे भारी होते जाएंगे, उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती जाएगी, ऐसा आप देखोगे। और अब नजर डालते हैं बोरॉन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज, जी हाँ, मतलब कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्टिविटी कैसी है, हवा के साथ, पानी के साथ, O2 के साथ, एसिड के साथ, बेसिस के साथ कैसा रिएक्शन होता है बोरॉन का। ध्यान रखिएगा, बोरॉन का साइज है बहुत छोटा और उसकी नियत में है बहुत ही खोटा। बहुत हाई है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, अगर +3 बन जाए तो उसकी बहुत तगड़ी होगी पोलराइजिंग पावर, और उसके चलते ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी इसी फैक्ट से गवर्न होती हैं, और इससे भी कि वो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, +3 कैटायंस की पोलराइजिंग पावर इतनी 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 ज्यादा है कि बोरॉन +3 does not exist independently. It is never ionic. It is always a covalent compound. अच्छा, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट होता है +3। जी हाँ, अगर बोरॉन +3 में है तो गारंटीड कोवलेंट ही होगा, ठीक है। और भी कोई खानदान में है जैसे एनहाइड्रस AlCl3। एल्यूमिनियम +3 की भी पोलराइजिंग पावर काफी होती है, और वो मोस्टली, बोरॉन तो हमेशा, एल्यूमिनियम मोस्टली, नॉट हमेशा बट मोस्टली कोवलेंट नेचर अख्तियार कर लेता है, जैसे AlCl3 इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट अगर एनहाइड्रस है तो। हाँ, अगर सॉल्यूशन में है तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये कैटायंस के रूप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बोरॉन नहीं करता, रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, ठीक है। एक और चीज देखिए, डाउन द ग्रुप खानदान की बात चली, सिर्फ बोरॉन की नहीं, तो जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं, डाउन द ग्रुप चलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने में आता है। मतलब क्या?
NS2NP1 ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब जब आप 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 ऐसे जाते हैं, 6s में जब थैलियम में जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि ये 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े इनर्ट से हो गए हैं, ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और थैलियम +3 की बजाय +1 में रहना ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, अब कई सारे एक्सप्लेनेशन है उसके, है ना। तो ऐसे कह देते हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं, ठीक है, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है बिल्कुल। थैलियम के पहले 4f14 आ गया, 5d10। तो आप देखिए 14 + 10 24 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हैं जो डी और एफ सब शेल्स में हैं। और डी और एफ सब शेल्स में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उतना अच्छा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियस बुरी तरह से घसीट लेता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर। उसमें भी एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा बुरी तरह से अटैच होते हैं बजाय पी के होते हैं बजाय डी के होते हैं बजाय एफ के। तो यहां तो एस और पी थे, तो एस ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियस से अटैच हो गए, उसने टाइटली होल्ड कर दिया, तो वो अब उनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता, सिर्फ पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर घटकर +1 रह जाता है, प्रीडोमिनेंटली +1 हो जाता है थैलियम में और कुछ हद तक हो जाता है इंडियम में। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है, राइट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट था क्या? डाउन द ग्रुप चलते हैं अगर पी ब्लॉक में तो NS2 इलेक्ट्रॉन्स, एस सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट होने लगता है, वो किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता। ये फैक्ट कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। ठीक है, गैलियम बहुत ही रेयर है, +1, मोस्टली +3 होता है। इंडियम फिर भी थोड़ा बहुत दिख जाता है और थैलियम तो बकायदा +1 में खुश रहता है। गैलियम और इंडियम के लिए बेस्ट स्टेट +3 है, थैलियम अकेला ऐसा है जिसके लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट पलटकर +1 हो जाती है, अगेन थैंक्स टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अच्छी बात। ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ इंडियम और थैलियम तक ही नहीं, पड़ोस में टिन और लेड में भी देखने में आता है। ऊपर वाले +4 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, इवन टिन भी +2 में होता अवश्य है, पर ज्यादा स्टेबल टिन +4 का ही होता है। लेड में आके बाजी पलटती है, जैसे थैलियम में पलटी थी लेड में पलट जाती है, और लेड +2 बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेड +4। ऐसी बात है, जी हाँ, यस। तो थैलियम +1, लेड +2 ये ज्यादा स्टेबल है अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मुकाबले। क्यों? हम कहते हैं इनमें जो NS2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इनर्ट हो गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज ने इन्हें दबोच लिया है और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक है, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, फाइन। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो थैलियम को +3 से नफरत है, इंडियम को भी थोड़ी बहुत नफरत है, एल्यूमिनियम बड़ा खुश है +3 में, गैलियम भी काइंड ऑफ खुशी है, उससे कम है इंडियम, और सबसे बकवास है थैलियम। डन डन। अब हैलाइड्स की बात कर लें, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बोरॉन के। क्यों? ऑक्टेट अधूरा होता है, तो वो सारे के सारे टेंड करते हैं लुइस एसिड की तरह व्यवहार करने का, विक्षामदेही के हाथ पसार देते हैं। जैसे BF3 को देखिए, ट्रायगोनल प्लेनार है और ऑर्बिटल p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड थी, जैसे ही NH3 का लोन पेयर आके उससे अटैच होगा वैसे ही आप देखें बॉन्ड बन जाएगा, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बदलकर sp3 हो जाएगा। कैसे कैसे क्या बात कर रहे हैं, मैं लिख के दिखाता हूं, देखिए NH3 और BF3 ऐसा था, ये लोन पर डोनेट हुआ, इस तरह से आ गया ऐसे। अच्छा, ये देखो फिर से एनिमेशन में देखिए, ट्रायगोनल प्लेनार है BF3 और ये देखो लोन पर आया तो ये पलट गया और मुड़ के टेट्राहेड्रल हो गया है। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन बदल गया है इसका। बोरॉन पर फॉर्मल चार्ज माइनस आ गया है, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज प्लस आ जाएगा और बन जाएगा NH3 BF3 इस तरह से। Is it fine? Yes, absolutely fine. There we are. AlCl3 डाइमराइज कर जाता है गैस फेज में और डाइमराइज करके अपना कलेजा ठंडा करता है, और फिर भी लुइस एसिड है, अगर कोई आ जाए कि लोन पर मांगता है क्या, हाँ हाँ चाहिए चाहिए, क्यों? वो खट से अपना डाइमर तोड़ के मोनोमर बनाता है और दूसरों से लोन पर स्वीकार कर देता है। अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्लिल्ट्राफ्स रिएक्शंस, यस,
उसमें भी AlCl3 लुईस एसिड कैटलिस्ट था बकायदा, यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसा है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ होता है, तो बीच के दो अलग तरह की ये ब्रिजिंग क्लोरीन्स कहलाती हैं, ये टर्मिनल क्लोरीन्स हैं, हो जैसी हो वी डोंट केयर, है ना। Al2Cl6 का सुंदर सा स्ट्रक्चर है गैस फेज। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, इनका कोई पानी से रिएक्शन होता है? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। अच्छा, कैसे? M3+ है, आपने पानी डाला, ठीक है, तो बना देते हैं MH2O6 3+, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि H+ छोड़ दें, तो MH2O5OH, और एक H+ छोड़ा तो उसने बना लिया H3O+। ऐसे ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा निकलवाते जा सकते हैं, पर जैसे जैसे निकलते जाएंगे सॉल्यूशन हल्का हल्का एसिडिक होता जाएगा। तो ऑल दीज मेटल कैटायंस टेंड टू बिहेव लाइक एसिड्स, वीक एसिड्स इन वाटर। यस, बोरॉन बोरॉन तो और भी मजे से हो जाएगा, पर बोरॉन को तो फुल रिएक्शन ही हो जाता है, तो ऐसे धीमे धीमे हाइड्रोलिसिस नहीं, डायरेक्ट डाका डालता है और पानी से OH- नोच लेता है, H+ सीधे निकाल देता है, तो बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, इसको रिवर्सिबल मानिएगा। ऐसे डन, अच्छी बात। चलिए, बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, एल्यूमिनियम से गैलियम तक 6 है, मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी बियॉन्ड 4, सस्ती है, इट इज यूजुअली इक्वल टू 6। अच्छा, ऐसा, जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, AlH2O6 3+, उसका स्ट्रक्चर देखिए, सुंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, Δ- चार्ज वाली ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रही हैं सेंटर में उपस्थित एल्यूमिनियम को, इस तरह से। वाह, और क्या इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है? हाँ, हो जाती है, एक H2O में से ऑक्सीजन का OH- रख ले, H+ छोड़ दे, तो लोग कहते हैं जी हाइड्रोलिसिस हो गई, थोड़ी बहुत तो होती है, मना नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है जैसी बात पे, बिल्कुल, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ओ माय गॉड, when Al2Cl6 decomposes in gas phase is, Al2Cl6 पर आप गौर फरमाएं, उसमें एल्यूमिनियम एटम Al2Cl6 में जब वो डायमर बना हुआ है तो कैसा है, वो sp3 है, और जब वो AlCl3 बन जाएगा तो वो sp2 हो जाएगा, तो sp3 से sp2, ये परिवर्तन हो रहा है? जवाब है हाँ, ऐसा परिवर्तन हो रहा है। अच्छी बात है। रिएक्शंस को और देखते हैं, वो तो खानदानी रिएक्शंस थे, एक बार आप बोरॉन को देखिए, बोरॉन ग्रेइश होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोई बहुत ज्यादा तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन से करेगा तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी B2O3 की और चिपक जाएगी पूरी तरह से। अच्छा, एल्यूमिनियम भी वैसे ही बहुत थिन ऑक्साइड लेयर बनाता है अपनी सरफेस पर, और उस सरफेस को एकदम स्टेबलाइज कर देता है, मतलब इनर्ट बना देता है, ठीक है। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम हम कहते हैं पैसिवेट हो जाते हैं, वो पैसिव बन जाते हैं, अब वो इतने जल्दी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर एक महीन सी चिपकू लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन बोरॉन के लिए सच है, अगर ओमोर्फस बोरॉन है, अच्छा, वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है, हीट करना पड़ेगा, फाइन, पर कर जाएगा, क्या बनाएगा, B2O3। अच्छा, एल्यूमिनियम Al2O3, अथाह हीट निकलती है, पूरा खानदान इस काम में रहता है, कोई भी एलिमेंट लो इस खानदान का, O2 से हीट करो, क्या बनाएगा, E2O3 और मनमान हीट, ठीक है, फाइन। ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है? बड़ा अच्छा नेचर है चीज का, अच्छा नेचर नहीं मतलब एसिडिक बेसिक पूछ रहा हूं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, तो B2O3 इज एसिडिक। एल्यूमिनियम और गैलियम एम्फोटरिक ऑक्साइड्स हैं, ये एक रेयर एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पहले अगर आपको याद हो, आपने जिंक और बेरिलियम को भी देखा है, ये भी एम्फोटरिक है। इसके अलावा Al2O3 और Tl2O3 भी हैं, जी हाँ, और ये पक्के बेसिक हैं, जी हाँ, ये पक्के बेसिक हैं, अवश्य, फाइन। हवा में O2 के अलावा N2 भी तो होती है, हाँ, तो N2 से रिएक्ट नहीं करते, बहुत लोग क्या करते हैं, क्यों, N ट्रिपल बॉन्ड इतना तगड़ा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N की, वो टूटता ही नहीं है, अक्सर 2000 डिग्री तक गर्म करना पड़ता है। ओ माय गॉड, रिएक्शन क्या होगा,
Aluminium plus nitrogen will give you aluminium nitride, Aln, 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 राइट? ठीक है। बोरॉन भी नाइट्राइड बनाता है, पर बहुत रो पीट कर, क्योंकि वो तो वैसे ही टूटता, उसका टेम्परेचर उसका बड़ा हाई है, उसके खुद के ड्रामे कम नहीं है, पर हाँ बना सकता है, बना सकता है बिल्कुल। पानी के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बोरॉन का पानी से कोई रिएक्शन नहीं होता, और एल्यूमिनियम का नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो एल्यूमिनियम घास नहीं डालता पानी को, लेकिन बॉइलिंग वाटर अगर है तो वो बहुत धीमे धीमे रिएक्ट कर जरूर सकता है, और रोते पीटते एक नया काम कर सकता है। क्या? तो जब रिएक्ट करेगा तो बना सकता है Al2O3, अगर टेम्परेचर 500 डिग्री के आसपास पहुंच गया, अच्छा, और सामने वाला पानी को रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। रिएक्शन तो यहाँ लिखा ही नहीं है ढंग से, तो हम क्यों है, हम लिख देते हैं ना। अब देखिए, एल्यूमिनियम प्लस पानी ने बनाया AlOH होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन। ये इतना सरल नहीं है। प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के होते हैं, उनमें पानी डालो तो थोड़ी उसमें हाइड्रोजन के धमाके होने लगते हैं, ना ना ना, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर चढ़ गई। अच्छी बात है। नॉर्मली तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मरकरी डाल दो, मरकरी, जी हाँ, उससे क्या होगा? मरकरी और एल्यूमिनियम मिलके बनाएंगे अमालगम, अलॉय बनाते हैं। एल्यूमिनियम के कठोर सरफेस पर चिपक जाता है ऑक्साइड, इनर्ट कर देता है। लो कर लो बात, मरकरी तो लिक्विड है, उसकी कौन सी कठोर सरफेस है, हाँ, तो उसमें कुछ चिपकना भी नहीं है, जी हाँ, लेकिन घुल जाता है एल्यूमिनियम मरकरी में, मस्त, बिल्कुल। तो एल्यूमिनियम मरकरी में घुला जी, और उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चालू किया, बिल्कुल। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ओके, और बस ऐसे रिएक्शन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जी हाँ, ऐसे ही रिएक्शन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा प्यार से, और आपको मिल जाएगा क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और पानी रिड्यूस होगा और लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ओ माय गॉड, यस, यू बेटर रिमेंबर गॉड। इसी को अगर गर्म कर लेंगे तो और तेज रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड के स्थान पर ऑक्साइड मिल जाएगा आपको। अच्छा, लगभग 500 डिग्री पर, जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल। गैलियम, इंडियम और थैलियम की क्या कहानी है? ट्रुथ इज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट एक बार सुनकर याद रह जाए तो ठीक है, तो भाई बॉदर मत करना। पानी से तो ये रिएक्शन नहीं करती, हाँ, अगर अमालगम बना लेंगे तो कर जाएंगे रो पीट के गैलियम जी भी, लेकिन कोई बहुत ढंग से नहीं करते, क्योंकि डाउन द ग्रुप चलने पर इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है। हाँ जी, तो बट अदरवाइज आपके पास एक बेसिक डेटा है यहाँ पर, उसको देख लीजिए, हमारे किसी काम का नहीं है, जेई में कभी आया था और ना आएगा, ठीक है। एसिड्स की बात करिए, बोरॉन नॉन मेटल है, खबरदार, तो बोरॉन आमतौर पर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ कुछ नहीं करेगा। मतलब बोरॉन प्लस HCl, नो रिएक्शन, प्लस डाइल्यूट H2SO4, नो रिएक्शन, प्लस H3PO4, नो रिएक्शन। अच्छा, इन जनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता ही नहीं बोरॉन। हाँ, अगर वो एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड होने का महत्व नहीं है, रेडॉक्स प्रॉपर्टी के कारण बोरॉन को अगर उसने ऑक्सीडाइज कर दिया तो रिएक्शन हो सकता है। जैसे दो ही है मशहूर, एक तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बोरॉन को रिएक्शन कराओगे तो वो रिड्यूस होकर SO2 बनाएगा, और बोरॉन ऑक्सीडाइज होकर बना देगा बोरिक एसिड। अच्छा, यहां क्या है? यहां नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर बनाएगा NO2, और बोरॉन ऑक्सीडाइज होकर बना देगा बोरिक एसिड। ऐसा सौदा है, ठीक है। It reacts only with oxidizing acids and not with any other acid. Aluminium on the other hand is chilled, क्योंकि मेटल है तो कईयों से रिएक्ट करता है, इनफैक्ट सारे ही एसिड से रिएक्ट कर जाता है। HCl से रिएक्ट करेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। नाइट्रिक एसिड तो तोड़फोड़ कर देगा, कुछ नहीं करता। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक एसिड अगर क्रिस्टलाइन बोरॉन है तो उसकी, और अदरवाइज एल्यूमिनियम में तो हमेशा ही उसकी सरफेस पर एक लेयर जमा देते हैं, किसकी? इनर्ट ऑक्साइड की।
और वो चिपक जाता है इतनी बुरी तरह से कि आगे कुछ भी नहीं करने देता। हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज पैसिवेटेड। क्या? एल्यूमिनियम इज पैसिवेटेड बाय नाइट्रिक एसिड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एल्यूमिनियम को पहले आपने HCl में डुबोया, मस्त रिएक्शन कर रहा था, अब तो नाइट्रिक में डाल देते हैं, सटक गया, बंद कर दिया रिएक्शन। आपने कहा सॉरी यार माफ कर दो, हम वापस HCl में डाल देते हैं। कहता नहीं नहीं, अब तो दिमाग खराब हो गया मेरा, अब HCl से भी रिएक्ट नहीं करना मेरे को। क्यों? तुम थोड़ी देर पहले तो कर रहे थे ना, अब हमें नाइट्रिक एसिड तुमने डाला, अब मैं HCl से भी रिएक्ट करूँ। इतना दिमाग कहां से है एल्यूमिनियम में? दिमाग नहीं, वो पैसिवेट हो गया है। क्यों पैसिवेट हो गया है? उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड ने और कुछ नहीं किया, उसको ऑक्सीडाइज मारा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर पूरे एल्यूमिनियम पे चिपक गई, इस कारण से फर्दर रिएक्शन बंद हो गया है। आप उसको घिस के निकाल दो, फिर चालू हो जाए। ये होता है पैसिवेशन। अच्छा ऐसा है? जी हाँ ऐसा है। कैल्शियम, इंडियम और थैलियम मिनरल एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर जैसे जैसे उनका प्रायोरिटी ऑर्डर कम हो जाएगा, वैसे मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे? उनकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जो 10th के बच्चे जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कह रहे थे, उसमें लोकेशन जैसे जैसे नीचे होती जाएगी, वैसे वैसे मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी, और वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी HCl से घट जाएगी। तो सबसे रिएक्टिव एल्यूमिनियम, गैलियम कम है, इंडियम कम है, थैलियम और भी कम है इन एसिड्स के मुकाबले। ठीक है, जी लेंगे इसके बगैर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कली के साथ क्या होगा? माय गॉड। बोरॉन तो नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, इसके बावजूद बड़े मिलते जुलते रिएक्शन होते हैं। बोरॉन NaOH के साथ रिएक्ट करके उसमें घुल जाता है, इट डिसॉल्व्स इन NaOH टू फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक वैसे ही जैसे एल्यूमिनियम अगर NaOH के साथ रिएक्ट करे, बनाएगा NaAlO2, अच्छा, और H2। ओके, तो यहां पर बोरॉन एल्यूमिनियम एक जैसा रिएक्ट करते हैं? जी हाँ, एक जैसा रिएक्ट करते हैं, यह खास बात है। इसी में अगर आपके पास पानी नहीं है, सिर्फ सूखा NaOH है, और ऐसे ही मस्त गर्म कर दो, तब भी रिएक्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन तब भी निकालेगा, पर NaBO2 की बजाय बनेगा Na3P3O3 सोडियम ऑर्थोपोरेट। एल्यूमिनियम में भी आप देखिए बिल्कुल हूबहू वही, जैसे हमने कहा था वहां भी सेम। अगर एक्वस NaOH है तो आपको मिलेगा NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट, हाइड्रोजन निकल जाएगी साथ में। ये भी ध्यान रखना, AlO2 माइनस, ये जो लिखते हैं ना सोडियम मेटाल्यूमिनेट, ये और कभी कभी स्टाइल मारने के लिए ऐसे लिखते हैं NaAlOH होल 4, एक ही बात है। इसमें से पानी निकाल लोगे तो ये बन जाएगा, इसमें 2H2O ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। जब भी 1 होता है साथ साथ 2 होता ही है, जब जब 2 होता है साथ साथ 1 भी होता है। दोनों इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन में साथ साथ रहते हैं। हो सकता है आलस के कारण कोई एक लिखे दूसरा छोड़ दे, होते दोनों ही हैं। और जेई कभी पहला कभी दूसरा पूछता रहता है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। और अगर शुद्ध सूखे NaOH के साथ एल्यूमिनियम को गर्म करोगे, एकदम फ्यूज करोगे भट्टियों में डाल के, तो बहुत ही रेयर सोडियम ऑर्थो एल्यूमिनेट भी बन सकता है और निकल सकती है हाइड्रोजन। और ये कम देखने में आता है, सबसे काम का रिएक्शन पहला वाला था, ये है। राइट, देखिए एक बार दर्शन करिए, पानी है आपके पास, बड़ी खुशी हुई। क्या कर रहे हैं? NaOH के पेलेट्स ऐड कर रहे हैं, उसमें उसकी गोलियां ऐड कर रहे हैं, उसको मिलाया, घोटा, एक्वस NaOH का सॉल्यूशन बन गया। वाह, अब क्या करने वाले हो? अब इस NaOH के सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल। खाना ना पैक करने की फॉइल खूब आती है, तो उसमें एल्यूमिनियम आराम से मिल जाता है। एल्यूमिनियम की फॉइल NaOH में घुलती है और गैस लिबरेट होती है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में आ जाता है AlOH होल 4 माइनस का एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए आपको। पहले भी बोला था, सेम ही चीज है, नया कुछ नहीं। अच्छी बात है। गैलियम कैसा है? गैलियम एल्यूमिनियम जैसे ही है। एल्यूमिनियम रेडिली घुलता है अल्कलीज में, गैलियम भी घुल जाता है, और तो सिलेबस में नहीं, वी डोंट केयर। इंडियम और थैलियम क्लासिकल मेटल्स हैं, और ये बेस से रिएक्ट नहीं करते, एसिड से चारों रिएक्ट कर जाएंगे। एल्यूमिनियम भी, गैलियम भी, इंडियम भी, थैलियम भी। हड़ताल करेगा तो खाली बोरॉन, जो कि नॉन मेटल है। अच्छी बात है। हैलोजेंस की क्या माया है? हैलोजेंस हेलो हेलो करते हुए सब रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब रिएक्ट करते हैं हर ग्रुप 13 एलिमेंट से और बनाते हैं EX3। जैसे बोरॉन प्लस आयोडीन बना देगा Bi3, एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन बड़े प्यार से बनाएगा AlBr3। अच्छा, गैलियम प्लस क्लोरीन बना लेगा GaCl3। काम के बोरॉन एल्यूमिनियम ही है, फोकस वहीं रखें, और गैलियम, इंडियम, थैलियम भी हूबहू ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। थैलियम को थोड़ा सा नखरा जरूर होता है। किस बात का? देख लेंगे। थैलियम क्या होता है, +1 में जाना पसंद करता है कई बार, उसका भी ड्रामा देख लेंगे। क्या कर रहे हो ये? AlCl3 बना रहे हैं, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स बना रहे हैं, एक बार रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया है? एल्यूमिनियम फॉयल को एक पाइप में ठूस दिया है, और यहां पे देखिए क्लोरीन गैस पास करी जा रही है। फॉइल गायब हो रही है, अरे रिएक्ट कर रही है क्लोरीन और बना रही है AlCl3, जो कि वॉलेटाइल होता है, उड़ जाता है, और फिर अ, कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो बस नीचे जम जाएगा। AlCl3 इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये मेथड है, जी हाँ, ये मेथड है प्रिपरेशन का। किसका? AlCl3 का। बिल्कुल सूखी सूखी एल्यूमिनियम फॉइल, सूखी सूखी क्लोरीन आपस में मिलाया, जरूरत हो तो हीट कर दो, नहीं तो रूम टेम्परेचर भी बढ़िया रिएक्शन हो जाता है। थोड़ी देर बाद वैसे ही इतनी खुद की हीट निकल जाती है कि वो पूरा मिक्सचर गर्म हो जाता है। टंकी से क्लोरीन गैस पास करिए उसमें, माय गॉड क्या मिलेगा? AlCl3 मिल जाता है इस तरह से। डन डन, अच्छी बात है। बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स वेल प्रिडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम की अगर आप बात करेंगे तो फ्लोराइड्स तो आयनिक हैं, पर इनके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कोवलेंट होने लगते हैं। और थैलियम की अगर बात करें तो एक बहुत मजेदार चीज है। आप देखिए AlI3 में होता है एल्यूमिनियम 3+ और I- होल प्राइस, लेकिन अगर TlI3 हो तो ये होता है Tl+ और I3-। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या है? आप भूल तो नहीं गए? केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ाया था, याद, मैं दोबारा बोलता हूं, ये है I3-। कहते हैं इसे ट्राई आयोडाइड आयन। बड़ा अनस्टेबल सा आयन होता है, और थैलस जैसे महान कैटायन के साथ ही स्टेबलाइज हो जाता है। ओ वाह, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। अच्छी बात है। मेटल्स के साथ बोरॉन बोरॉन रिएक्ट नहीं करते? करते हैं। और बड़े रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, और नॉन मेटल बोरॉन को नीचे नेगेटिव में धकेल देते हैं। जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं बोराइड्स। मैग्नीशियम बोराइड, कैल्शियम बोराइड। ओ माय गॉड, जी हाँ, ऐसे होता है रिएक्शन। एक आध क्वेश्चन हो जाए ऐसी बात पे? बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एग्जिस्ट्स? इनमें से कौन सा वास्तव में पाया जाता है? बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हो सकता है, गलत है। एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, और इंडियम भी हो सकता है। इनमें कोई पाप नहीं है। पाप ए था, बोरॉन में था, क्योंकि वो ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। वाओ, जेई मेन का क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए। A group 13 element X reacts with chlorine gas to produce a compound XCl3. XCl3 is electron deficient and easily reacts with ammonia to form this adduct. However, XCl3 does not dimerize. ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, it does not dimerize. X is, ठीक है। अब आप देखें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम सबके सब क्लोरीन से रिएक्ट कर सकते हैं। BCl3 भी बनता है, AlCl3 भी बनता है, GaCl3 भी बनता है, और InCl3 भी बन जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूरा खानदान ही बेकारी है, वैसे ही पूरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हमेशा अमोनिया से, सर अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, इनमें कोई पाप नहीं है। However, XCl3 does not dimerize। है एल्यूमिनियम, गैलियम तो डायमराइज कर जाते हैं। InCl3 उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, थोड़ा मेटलिक कैरेक्टर प्रोनाउंस आता है ना, तो उसको भी घमंड आ जाता है कि हाँ नीचे है, जा कुछ ऐसे ही। लालची तो उसमें बोरॉन है। बोरॉन कहेगा हाँ यार लोन पेयर दे दूंगी तो बहुत मजा आएगा, और वो डायमराइज भी नहीं करता है। एक्स क्या है? एक्स और कुछ नहीं, बोरॉन है। अच्छा, जी हाँ, एक्स बोरॉन। कंपाउंड की बात हो जाए, एक आध कंपाउंड देख लेते हैं चलते चलते। बिल्कुल देखिए,
B2O3 की बात करते हैं सबसे पहले। बोरिक एसिड अगर आपके पास है, बड़ा प्यारा होता है बोरिक एसिड, आप उसे बस गर्म करके, बस रेड हीट तक गर्म करिए चाहे तो आप पाएंगे कि वो B2O3 बन जाए। हल्का हल्का करेंगे तो हल्का हल्का गर्म कर दिया, मान लो गर्म पानी उबलते हुए पानी के साथ रख दिया पेट्रो डिश में, तो वो मेटाबोरिक एसिड देता है जो पॉलीमरिक होता है। और गर्म करेंगे तो पायरोबोरिक एसिड देता है, और तो मेटा पायरो। और इतना गर्म कर देंगे कि तब कर लाल हो जाए, तो मिल जाएगा B2O3। ये सीक्वेंस है, रिवर्सिबल नहीं। B2O3 बन गया, इट इज अ ग्लास लाइक सब्सटेंस। अब पानी वापस डालेंगे तो वापस नहीं आएगा, वो उधर ही है, बस बैठा हुआ है ऐसे ही। ठीक है, कैसा होता है B2O3? बड़ा अच्छा होता है जी। अच्छा बुरा नहीं, नेचर कैसा है? अच्छा नेचर, अच्छा नहीं यार, एसिडिक बेसिक क्या है? वो एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। अच्छा, तो बेसिस से रिएक्ट करेगा, जरूर करेगा, और क्या बनाएगा? बोरेट्स, मेटाबोरेट्स, ऑर्थोबोरेट्स, कुछ बना सकता है, पर बोरेट्स बनाएगा। जैसे जैसे देखिए, B2O3 और Na2O है। हाँ जी, अब यहां पे दो रिएक्शन आएंगे कायदे में, Na2O प्लस B2O3। अगर Na2O कम कम है, इसके साथ हीट करेंगे तो बनाएगा NaBO2। और अगर सोडियम ऑक्साइड एक्सेस में है, ज्यादा है, तो वो बनाएगा Na3BO3 ऑर्थो बोरेट, और ये है मेटा। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल, थैलियम फॉर्म्स अ स्टेबल क्लोराइड TLCl unlike aluminium which forms only AlCl3. This is because TLX bond is ionic while AlCl bond is covalent. Actually, this has to do with inert pair effect. Thallium is not group 13, और नहीं कैसी पता है यार, है ना? TLX bond is covalent while AlCl bond is ionic. Nonsense बात नहीं, कोई ionic covalent क्या फर्क पड़ता है ना? Inert pair effect makes thallus more stable than thallic. मुद्दे की बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की है, ये सच है। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली B। एक और है, बिल्कुल, एल्यूमिनियम क्लोराइड exists as a dimer Al2Cl6 in solid state as well as in solution for non-polar solvents such as benzene. When dissolved in water it gives, तो डिसोसिएट कर जाता है, आयनिक हो जाता है पानी में घोलने पर, बनाएगा Al3+ और Cl-। Cl- अलग निकल जाएंगे और Al3+ बनाएगा, पर ये Al3+ पानी के मॉलिक्यूल उसको घेर लेंगे, 6 पानी के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, B। ठीक है, बोरॉन कैनॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस? कौन एनायन नहीं बनाएगा बोरॉन? वेल, देखते हैं। BO2- बनाता है, BH4- बना लेता है बोरोहाइड्राइड, BOH4- ही बनाता है। ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता बाबू, ये नहीं बना सकता। डी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रेडिली डिसॉल्व्स इन अल्कलीज? खुशी से कौन घुल जाता है अल्कली में? एल्यूमिनियम, गैलियम घुल जाते हैं, ना इंडियम ना थैलियम। जैसे बोरॉन भी घुल जाता है, पर यहाँ है नहीं। ठीक है, चाहिए एडवांस का क्वेश्चन? जी हाँ, 2016 का बड़ा अच्छा पेपर पूछा था, टाइम हो गया काफी, लेकिन इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेपर। देखिए क्वेश्चन ब्यूटीफुल है या नहीं? क्वेश्चन तो आसान ही है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज? रेडियाई में एक्सेप्शन था, गैलियम थोड़ा छोटा होता है एल्यूमिनियम से, सबसे बड़ा थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। ए सही नहीं है, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, ये बी सही है, बी सही है। ठीक है, तो बाकियों को कहने ही क्या, हो गया जो हो गया। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ताते रहिए, और अच्छे से इनको लर्न करके फिर आइए, फिर मिलते हैं अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी, बहुत बोल लिया, आज के लिए बस इतना। नमस्कार।